ऑल आर डूइंग वेल। और हम आज की जो क्लास है वो हम शुरू करेंगे एनिमल किंगडम के पहले फाइलम के साथ, विच इज फाइलम पॉरीफेरा। ठीक है, आज की क्लास को देखने से पहले ये आपके लिए बहुत मैंडेटरी है कि आप जो प्रीवियस क्लास है उसको एक बार रिवाइज कर लो, ताकि वहाँ पर जो भी क्राइटेरियाज हमने पढ़े थे, जो भी टर्मिनोलॉजीज हम लोग यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं, उन टर्म्स का मीनिंग आपको काफ़ी क्लियर हो। ठीक है, और मैं आपको ये बात पहले भी बता चुकी हूँ और मैं फिर से एक बार आपको ये बात दोबारा बता रही हूँ कि जो ये हम अब ग्रुप्स पढ़ते जा रहे हैं, इनकी बेसिकली एक जो समरी वाली क्लासिफिकेशन है, वो क्लासिफिकेशन में आपको जब हम सारे ग्रुप्स की कैरेक्टरिस्टिक्स को पढ़ चुके होंगे तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। अभी हम सीधा एक एक ग्रुप करते हुए पढ़ते हुए चल रहे हैं, और जैसे हमारे ग्रुप्स, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके एग्जाम्पल्स फिनिश हो जाएंगे तो उसके बाद हम फिर से जो है एक बार इसका फ्लो चार्ट के फॉर्म में क्लासिफिकेशन को रीड कर लेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में हम हमारे पहले फाइलम या पहले ग्रुप एनिमल किंगडम का जो है उसे शुरू करने वाले हैं, एंड इट इज फाइलम पोरीफेरा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इस पूरे फाइलम को जब आप पढ़ते हो तो एक चीज़ की आपको कोशिश करनी है कि वर्ड्स को ब्रेक करके पढ़ो। आपको हर एक वर्ड का मीनिंग पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बोला है कि हर वर्ड की डेफिनेशन लर्न करना या उसका क्या मीनिंग आप अगर लर्न करोगे तो भूल जाओगे, लेकिन अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है तो आप डेफिनेशन खुद से डिराइव कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर पोरीफेरा में जो फर्स्ट वर्ड है पोरी, इट स्टैंड्स फॉर पोर्स। तो पोरीफेरा का मतलब में, पोरीफेरा में पोरी का मतलब है पोर्स और फेरा का मतलब है पियरिंग, यानी ये एक ऐसा फाइलम या एक ऐसा ग्रुप है जिसके ऑर्गेनिजम्स में बहुत ज़्यादा पोर्स होते हैं। ठीक है, तो इनकी जो बॉडी है वो पोरस होती है, दे हैव पोरस बॉडी। इस पोरस बॉडी के साथ एक खास बात ये है कि ये मूव नहीं करते, यानी ये सिसाइल है। तो सिसाइल और मोटाइल ये एक दूसरे के ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं। सिसाइल मतलब जो जिस सबस्ट्रेटम पर या जिस जगह पर अटैच है वहीं पर रहेगा, मूव नहीं करेगा, और मोटाइल मतलब जो मूव करता है। तो जो ये पोरीफेरा किंगडम के मेंबर्स हैं ये सिसाइल होते हैं। अगर हम इनकी बॉडी लेवल ऑर्गेनाइजेशन की बात करें तो इनकी जो बॉडी है वो सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे मिलते हैं। अगर हम इनकी बॉडी को डिवाइड करना चाहते हैं इक्वल प्लेन्स में तो या तो पॉसिबल नहीं होता है, यानी बॉडी या तो एसिमेट्रिकल होती है, और अगर सिमेट्रिकल होगी भी तो रेडियली सिमेट्रिकल होगी। ये वर्ड्स के जो मीनिंग है ये मैं आपको पहली क्लास में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, तो अगर नहीं ध्यान आ रहे हैं तो पहले उसको एक बार रिकॉल कर लेना। ठीक है, तो यहाँ पर जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर है। जो बॉडी या तो एसिमेट्रिकल है, यानी इक्वल पार्ट्स में डिवाइड नहीं हो सकती, और अगर एसिमेट्रिकल नहीं है तो फिर रेडियली सिमेट्रिकल होगी। आइसोबायलेटरल वाली जो सिमेट्री है वो यहाँ पर नहीं मिलेगी। ठीक है, दूसरा, ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं ये डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। कैसे होते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। अब देखो बच्चे, ये बात आपको पता होनी चाहिए कि डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म कैसे ऑर्गेनिज्म होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके पास सिर्फ दो ही जर्म लेयर होते हैं, या तो एक्टोडर्म या एंडोडर्म, और उनके बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। दूसरे जो एडवांस एनिमल्स होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी में 3 लेयर्स होती हैं, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म। लेकिन यहाँ पर मीजोडर्म एब्सेंट है, उसकी जगह पर मीजोग्लिया प्रेजेंट है। पोरीफेरा के जो मेंबर हैं वो डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अगर मैं आपको पोरीफेरा का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिखाती हूँ तो देखिए, ये कोई सबस्ट्रेटम है जिससे ये ऑर्गेनिज्म ग्रो कर रहा है, और इस तरीके की ये जो है इनकी बॉडी। ठीक है, ये जो आपको सेल्स नजर आ रहे हैं ये पोरीफेरा के बॉडी सेल्स हैं, और यहाँ पर जगह जगह आपको ये जो देखो पोर्स जो ये नजर आ रहे हैं ना, जो ये गैप नजर आ रहे हैं, ये है इसके पोर्स, और इन पोर्स को हम बोलते हैं ऑस्टिया। ठीक है, इसी वजह से पोरीफेरा को जो है पोर बियरिंग ग्रुप बोला जाता है, क्योंकि इनकी बॉडी पर बहुत सारे पोर्स हैं। ठीक है, अंदर की ये जो सेंट्रल कैविटी है या ये जो बॉडी कैविटी है इसे हम बोलते हैं बॉडी कैविटी और स्पॉन्जोस्कीप। ठीक है, यहाँ पे जो इसका ये टर्मिनेटिंग पॉइंट आपको नजर आ रहा है, इस पॉइंट को हम बोलते हैं
ऑस्कुलम, ठीक है। तो बाहर के ये जो पोर्स हैं ये ऑस्टिया है, जो एग्जिट पॉइंट है वो ऑस्कुलम है, और अंदर की जो पूरी ये कैविटी है ये है स्पोंजोसील, ठीक है। हम इसे स्पोंजोसील इसलिए बोलते हैं क्योंकि पोरीफेरा के जो मेंबर्स हैं उनमें एग्जाम्पल आता है स्पॉन्जिस का, तो स्पॉन्जिस मिलते हैं इस ग्रुप में, इसलिए ये जो कैविटी है इसको स्पोंजोसील हमने नेम दे दिया, ठीक है। अब देखो मैंने आपको बोला कि जो पोरीफेरा है ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है। अगर ये डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म है तो इनके अंदर दो लेयर्स होंगी, ठीक है। जो इनकी एक्टोडर्म वाली लेयर है ना वो राइज करती है एक स्पेशल टाइप के सेल्स को जिन्हें हम बोलते हैं पिनाकोसाइट्स, ठीक है। तो एक स्पेशल टाइप के सेल्स होते हैं जो एक्टोडर्म की लेयर को फॉर्म करते हैं, उन्हें हम पिनाकोसाइट्स बोलते हैं। और ये जो पिनाकोसाइट सेल है, देखो साइट्स कट जहां पर भी आता है उसका मतलब होता है सेल, तो ये जो पिनाकोसाइट्स हैं ये फॉर्म करते हैं पिनाकोडर्म, ठीक है। अगर हम इसकी सेकेंड लेयर की बात करें जो कि एंडोडर्म है, तो जो एंडोडर्म है वहां पर हमें एक स्पेशल टाइप के सेल्स मिलते हैं जिन्हें हम बोलते हैं सीनोसाइट्स, सॉरी कोएनोसाइट्स, ठीक है। इन्हें हम बोलते हैं कोएनोसाइट्स। इसके अलावा इन्हें कॉलर सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। और ये जो कोएनोसाइट्स है ये एंडोडर्म वाली लेयर को फॉर्म करते हैं, उसे हम अलग से नाम दे देते हैं कोएनोडर्म। तो पोरीफेरा में जो ये हमारे पास दो लेयर्स आई एक्टोडर्म और एंडोडर्म, एक्टोडर्म के अंदर पिनाकोसाइट सेल हैं जो पिनाकोडर्म फॉर्म करते हैं, एंडोडर्म के अंदर कोएनोसाइट सेल्स हैं जो कॉलर, जिन्हें हम कॉलर सेल्स भी बोलते हैं, और ये कोएनोडर्म फॉर्म करते हैं। अगर मैं आपको एक कोएनोसाइट को ड्रॉ करके दिखाऊं, देखो स्पेलिंग में वेरिएशन हो सकती है, हो सकता है कई जगह आपको एच ना मिले तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, जो आपके नोट्स या एनसीईआरटी में लिखो आपको उसको कंसिडर करना है, ठीक है। तो अब ये जो कोएनोसाइट्स हैं अगर मैं इनका शेप ड्रॉ करूं तो इस तरीके से सेल होता है और उसके ऊपर एक ऐसा कॉलर जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है, और ये इसके ऊपर का एक टेंटेकल होता है। तो ये जो कॉलर जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है इसी वजह से इसे कॉलर सेल्स भी बोला जाता है, ठीक है। अब देखो एक बार ध्यान देना, यहाँ पर मैं आपको इस पोर्शन को एनलार्ज कर दिखा रही हूँ, इस पोर्शन को एनलार्ज करके मैं आपको दिखा रही हूँ। अब हम इसके जो ये दो सेल्स है ना, या इसको बेसिकली हम पूरा एनलार्ज करके देख रहे हैं, ठीक है। तो ये इसकी जनरल कैरेक्टर थी, इसका आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, और इसके बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। देखो अगर मैं उस सेल को आपको एनलार्ज करती हूँ तो इस तरीके से वो दो सेल्स जो है आपको नजर आएंगे, ठीक है। ये दो तरीके से सेल्स नजर आएंगे। यहाँ पर बीच में पोर प्रेजेंट है, तो ये जो सेल्स हैं ये होते हैं पोर सेल्स, ठीक है। ये दोनों हैं पोर सेल्स, ये जो बीच में है ये पोर है, ठीक है। अब मैंने आपको बोला कि ये डिप्लोब्लास्टिक है, इनके अंदर दो लेयर प्रेजेंट है, दो लेयर यानी बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है और अंदर वाली लेयर एंडोडर्म है, ठीक है। तो जो बाहर वाली लेयर एक्टोडर्म है उसके अंदर स्पेशल सेल्स होते हैं जो उसकी लेयर को फॉर्म करते हैं, जिसे हमने बोला पिनाकोडर्म। तो इस तरीके से जो आउटर लेयर है हमारी जो एक्टोडर्म की तरह एक्ट करेगी, उसमें जो सेल्स है उस वाली लेयर को हम बोलते हैं पिनाकोडर्म। और इस पिनाकोडर्म लेयर के अंदर कौन से सेल होंगे? पिनाकोसाइट्स। अब इसके बाद जो इसकी अंदर वाली लेयर है जो स्पॉन्जोसील या हमारी बॉडी कैविटी को फेस करती है, उन कोएनोसाइट्स को मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ। तो कोएनोसाइट्स आपको ध्यान है कि कोएनोसाइट्स इस तरीके का सेल होता है, ऊपर एक कॉलर होता है, फिर टेंटेकल होता है, सेल कॉलर टेंटेकल, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर जो है कोएनोसाइट्स ड्रॉ कर रही हूँ जिनके ऊपर ये कॉलर्स हैं। ये इनके ऊपर कॉलर, और इसी वजह से हम इन्हें कॉलर सेल्स भी बोलते हैं। अब देखो
तो ये जो अंदर वाले जो सेल हैं जो आपको यहाँ नजर आ रहे हैं, जो कि कोएनोसाइट है और बेसिकली एंडोडर्म वाली लेयर है, तो ये कोएनोसाइट्स हमारी एक अलग से लेयर फॉर्म करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोएनोडर्म। ठीक है, तो एक हमारे पास स्पिनाकोडर्म हो गया, एक हमारे पास जो है कोएनोडर्म हो गया। अब मैं इसके अंदर के पोर्शन की अगर बात करूं तो इसके अंदर के पोर्शन में बीच में जो मटेरियल प्रेजेंट होता है उस मटेरियल को हम बोलते हैं मीजोग्लिया, क्योंकि आपको ध्यान होगा कि डिप्लोप्लास्टिक जो एनिमल्स होते हैं उनमें आउटर लेयर एक्टोडर्म है, फिर एंडोडर्म होते हैं और बीच में मीजोग्लिया प्रेजेंट होता है। ये जो मीजोग्लिया है ये एक मटेरियल है बेसिकली और कुछ नहीं है। इसके अंदर अब अलग अलग तरीके के हमें सेल्स मिलेंगे, तो इसके अंदर एक टाइप का सेल मिलता है, उस सेल को हम बोलते हैं अमीबोसाइट। ठीक है, आप देख सकते हो इस तरीके के सेल्स हमें नजर आ रहे हैं और इन सेल्स को हम बोलते हैं अमीबोसाइट्स। अब देखो एक बार ध्यान रखना, जो ये मीजोग्लिया है इसके पास सिर्फ वाटर होता है और एक कोलेजन सब्सटेंस है, ये कोलेजन प्रेजेंट हो रहा है। जो ये अमीबोसाइट्स है, ये अमीबोसाइट्स बेसिकली 3 तरीके का फंक्शन या 3 तरीके के रोल प्ले करते हैं। सबसे पहला काम तो है कि अमीबोसाइट्स जो है वो कोलेजन फॉर्मेशन कर रहे हैं और ये वही कोलेजन है जो हमें मीजोग्लिया में मिल रहा है। इसके अलावा ये जो सेल्स हैं ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं और ये प्रोटेक्शन में भी हेल्प करते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो है ये मैंने आपको कंप्लीट एक जो सेल था पोरीफेरा का, जो बेसिकली जो बॉडी कैविटी है उसके अंदर जो पोर्स हैं उन्हें मैंने आपको एनलार्ज कर यहाँ पर शो कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद मैं एक चीज पर आती हूँ, वो ध्यान से सुनना आप, कि जो हमारे ये पोरीफेरा ऑर्गेनिज्म है यानी जो ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है, इनके अंदर एक अलग तरीके का सिस्टम देखने को मिलता है और उस सिस्टम को हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम। मैं इसे इरेज कर रही हूँ। देखो जैसा कि आपको पता है कि पोरीफेरा जो है वो सिर्फ वाटर में मिलते हैं। ठीक है, पोरीफेरा जो है वो हमेशा मरीन ऑर्गेनिज्म है सिवाय एक एग्जाम्पल को छोड़ के, विच इज स्पॉन्जिला। ठीक है, तो जो स्पॉन्जिला है वो एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा का जो कि फ्रेश वाटर में मिलता है, तो इट इज अ फ्रेश वाटर स्पॉन्ज। तो ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 1 मार्क में पूछा जा सकता है। वैसे जनरली पोरीफेरा के जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो मरीन होते हैं, हमें फ्रेश वाटर में नहीं मिलते हैं। फ्रेश वाटर में सिर्फ ये स्पॉन्जिला मिलता है। ठीक है, अब देखो अगर मैं जो स्ट्रक्चर मैंने पहले थोड़ा सा ड्रॉ किया था मैं उसको एक बार थोड़ा रीड्रॉ करती हूँ, तो ध्यान से देखना। इस तरीके से हमारी पोर्स वाली जो थी पोरीफेरा की बॉडी थी, है ना, जिसमें अगर आपको स्ट्रक्चर ध्यान हो तो बेसिकली ये बीच बीच में पोर्स थे, अंदर स्पॉन्जोसील था और ये ओपनिंग कैविटी ऑस्कुलम थी। अब देखो पोरीफेरा की बॉडी के अंदर कोई अलग से कनेक्टिव टिश्यू प्रेजेंट नहीं है क्योंकि इसकी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है वो सेलुलर लेवल पर ही है। तो होता क्या है कि सबसे पहले जो वाटर है वो ऑस्टिया के थ्रू होते हुए बॉडी के अंदर एंटर करेगा। ठीक है, तो जो वाटर है इट एंटर्स थ्रू ऑस्टिया। ठीक है, जो ऑस्टिया है वो क्या थे, बॉडी पर मिलने वाले पोर्स थे। इस ऑस्टिया से वाटर एंटर करता है और फिर इसकी बॉडी यानी स्पॉन्जोसील के अंदर एंटर करता है, फिर यहाँ से वो एंटर करता है स्पॉन्जोसील या बॉडी कैविटी के अंदर। अब जब ये स्पॉन्जोसील बॉडी कैविटी के अंदर एंटर कर गया तो वाटर अपने साथ जो भी खाना या जो न्यूट्रिशन या फिर कोई भी गैसेस ऑक्सीजन वगैरह लेकर आ रहा है वो यहाँ पे जो सेल्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लेंगे और उसके बाद जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो एक्सक्रीटरी वेस्ट इस एग्जिट वाले सिस्टम जो कि हमारा ऑस्कुलम है उस ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। तो ऑस्कुलम क्या है, जहाँ से वाटर एग्जिट करके दोबारा से जो भी हमारा मतलब जो भी एक्चुअली पोरीफेरा का एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो उसके सराउंडिंग वाटर में रिलीज हो जाता है। तो ये जो पूरा सिस्टम है इसे हम बोलते हैं वाटर कैनाल सिस्टम, यानी वाटर ऑस्टिया से एंटर करता है, स्पॉन्जोसील में जाता है और ऑस्कुलम से एग्जिट कर जाता है। अब ये जो वाटर कैनाल सिस्टम है इसको
3 पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। और ये जो 3 पार्ट्स है, ये जो हम 3 डिवीजन करते हैं वो इस बेस पे करते हैं कि जो हमारे ये कोएनोसाइट्स या जो सेल हैं, बेसिकली कोएनोडर्म फॉर्म करने वाले कोएनोसाइट्स जो हैं वो किस तरीके से लाइन कर रहे हैं या किस जगह को लाइन करते हैं, उसके बेस पे ये वाटर कैनाल सिस्टम हमें 3 टाइप्स का मिलता है। द फर्स्ट वन इज एस्पॉन टाइप, द सेकेंड वन इज साइफॉन टाइप एंड द थर्ड वन इज लाइगन टाइप। ठीक है, तो जो एस्पॉन टाइप है इसके अंदर जो कोएनोसाइट्स हैं वो स्पॉन्जोसील को लाइन करते हैं। ठीक है, तो कोएनोसाइट्स दे लाइन स्पॉन्जोसील। यहाँ पर साइफन टाइप में जो कोएनोसाइट्स है वो रेडियल कैनाल्स को लाइन करते हैं, तो दे लाइन रेडियल कैनाल। और जो ये लाइकन टाइप है, ये लाइकन टाइप लाइन करता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पूरा जो है कैनाल सिस्टम, इसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, एस्कन टाइप, साइकल टाइप एंड लाइकन टाइप। जो हमने ये पार्ट्स बनाए हैं ये इस बेस पर बनाए हैं कि कोएनोसाइट्स कहाँ पर लाइनिंग कर रहे हैं या किस एरिया को वो लाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो इसके साथ इसको एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लो और इसको एक बार उतार लो। तो ये हमने वाटर कैनाल सिस्टम पढ़ लिया था। पोरीफेरा का जो वाटर कैनाल सिस्टम है वो 2 फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो फर्स्ट है वो है रेस्पिरेशन। ठीक है, अगर वाटर कैनाल सिस्टम नहीं होता तो पोरीफेरा के अंदर रेस्पिरेशन नहीं होता। रेस्पिरेशन यहाँ पर डिफ्यूजन के थ्रू होता है, जो सेल्स होते हैं या बेसिकली जो बॉडी सरफेस है उस पर गैसेस एक्सचेंज होते हैं। ठीक है, तो रेस्पिरेशन इज बाय डिफ्यूजन एंड exchange of gases through body surface। इसके बाद जो सेकेंड फंक्शन में ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, इट इज एक्सक्रीशन, क्योंकि ये ही वाटर कैनाल सिस्टम है जिससे जो एक्सक्रीटरी वेस्ट है वो ऑस्कुलम से रिलीज आउट होता है। अब देखो, जो ये एक्सक्रीशन हो रही है पोरीफेरा के अंदर, यहाँ पर जो वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज आउट होता है दैट इज अमोनिया। और इसी वजह से ऐसे एनिमल्स को या ऐसे ऑर्गेनिजम्स को जिनका एक्सक्रीटरी वेस्ट जो है वो अमोनिया है, हम उन्हें बोलते हैं अमोनोटेलिक। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है ये अमोनोटेलिक ऑर्गेनिज्म है क्योंकि इनका एक्सक्रीटरी वेस्ट अमोनिया है। जनरली जो मरीन ऑर्गेनिज्म होते हैं जो वाटर में रहते हैं वो अमोनोटेलिक या अमोनिया जो है बेसिकली उसी को अपना एक्सक्रीटरी वेस्ट के तौर पे रिलीज आउट करते हैं। एक बार दोबारा से हम इस स्ट्रक्चर पर आ जाते हैं। यहाँ पे मैं आपको अभी 2 चीजें बताने वाली हूँ, उन 2 चीजों का रूल मतलब क्या इंपॉर्टेंस है वो मैं आपको भी आगे बताती हूँ। होता क्या है कि जो यहाँ पर हम ये सेल्स देख रहे हैं जिसमें एक तरफ कोएनोसाइट्स है एक तरफ पिनाकोडर्म है, इस मीजोग्लिया के अंदर 2 तरीके की चीजें और प्रेजेंट होती हैं। एक तो इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं कुछ स्पिक्यूल्स। ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये सिंगुलर भी हो सकते हैं और ये जो स्पिक्यूल्स हैं ये ब्रांच भी हो सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ जो हैं स्पिक्यूल्स देखने को मिलते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा है इसे हम बोलते हैं स्पिक्यूल्स। ठीक, इसके अलावा इसके अंदर एक और थ्रेड जैसा स्ट्रक्चर नजर आता है जो ऐसे नेटवर्क फॉर्म करके रखता है और इस थ्रेड जैसे स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इन्हें बोला जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। ठीक है, तो अब ये जो डायग्राम है ये डायग्राम आपका कंप्लीट है। तो अगर आपको कभी शॉर्ट नोट आता है पोरीफेरा पर तो सबसे पहले आपको यही चीजें मेंशन करनी है। ठीक है,
देखो, जो ये दो चीजें हमने ड्रॉ की, इनका फंक्शन क्या है? बेसिकली पोरीफेरा की बॉडी को थोड़ी सी रिजिडिटी और सपोर्ट या स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इसके पास एंडोस्केलेटन है, ठीक है, इसके पास एंडोस्केलेटन है। ये जो एंडोस्केलेटन है ये दो चीजों से मिलकर बना है। द फर्स्ट वन इज स्पिक्यूल्स एंड द सेकेंड वन इज स्पॉन्जिन फाइबर्स। Now, what is the composition of the spicule? On this basis, we can classify the spicules into two types. Agar if spicule is made up of calcium carbonate, then such type of spicules are known as calcareous spicules. And if the spicule is made up of silicic acid, then such type of spicules are known as siliceous spicules. और ये जो spicules हैं ये body को स्ट्रेंथ प्रोवाइड कर रहे हैं, रिजिडिटी प्रोवाइड करते हैं और बेसिकली एंडोस्केलेटन की तरह एक्ट करते हैं। जो ये स्पॉन्जिन फाइबर्स हैं ये बस एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो एक नेटवर्क फॉर्म करता है। एक ऑर्गेनिज्म है पोरीफेरा का जिसे हम बोलते हैं यूस्पोंजिया, ठीक है। इस यूस्पोंजिया के अंदर स्पिक्यूल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, इट इज ओनली मेड अप ऑफ स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो इसे हम ट्रू स्पॉन्ज बोलते हैं और इसी वजह से इसे नाम दे दिया यूस्पोंजिया। और ये जो यूस्पोंजिया है इट इज कॉमनली यूज्ड एज बाथ स्पंज, ठीक है। तो बात करने के लिए हॉस्पिटल में पेशेंट्स को जो स्पॉन्ज दिया जाता है वो एक्चुअली नहीं यूस्पोंजिया होता है, क्योंकि यूस्पोंजिया के अंदर कोई भी स्पिक्यूल्स नहीं होते हैं, सिर्फ एक स्पॉन्जिन फाइबर्स होते हैं जो उसके पूरे स्ट्रक्चर को फॉर्म करते हैं। और इस वजह से सबसे ज्यादा कमर्शियलाइज्ड जो स्पॉन्ज है वो यूस्पोंजिया, ठीक है। अब देखो हम आ जाते हैं इसकी कुछ थोड़ी बहुत बेसिक चीजों पर। ये तो हमने यहाँ पर एंडोस्केलेटन वाला पॉइंट पढ़ लिया। पोरीफेरा के अंदर जो डाइजेशन होती है वो इंट्रासेलुलर है, यानी कि द डाइजेशन विल टेक प्लेस इनसाइड द सेल एंड द डाइजेशन इज होलोजोइक, यानी कंप्लीट सॉलिड फूड का इंटेक होता है। इंटेक कैसा होता है? ऑस्टिया से जब पानी एंटर करता है स्पॉन्जोसेल के अंदर तो वहाँ से नरिशमेंट अब्सॉर्ब होती है, ठीक है। तो इट इज इंट्रासेलुलर एंड द मोड इज होलोजोइक। अगर हम यहाँ पर ऑर्गेनिज्म की सेक्सुअलिटी की बात करें तो जो पोरीफेरा है वो हर्माफ्रोडाइट होते हैं, ठीक है। पोरीफेरा इज हर्माफ्रोडाइट, या तो हम हर्माफ्रोडाइट बोल दें या फिर बाइसेक्सुअल बोल दें या फिर मोनोइशियस बोल दें, एक ही बात है। और अब मैं फिर से आपको इन टर्म्स का मीनिंग एक्सप्लेन नहीं करूंगी बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब मैं कभी भी मोनोइशियस या बाइसेक्सुअल बोलती हूँ तो आपके दिमाग में चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ठीक है। तो अगर ये इनकी सेक्सुअलिटी है और हम इनकी रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअली भी हो सकती है और सेक्सुअली भी हो सकती है। तो अब मैं यहाँ रिप्रोडक्शन बताती हूँ, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब अगर हम पोरीफेरा के अंदर होने वाली रिप्रोडक्शन की बात करें तो जो रिप्रोडक्शन है इट कैन बी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड इट कैन बी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले मैं यहाँ पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करती हूँ। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन से भी हो सकती है और बडिंग से भी हो सकती है। फ्रेगमेंटेशन एंड बडिंग। अब जो ये बडिंग है ये दो तरीके की होती है, एंडोजीनस एंड एक्सोजीनस। एक्सोजीनस बडिंग वो होती है जहाँ पर बॉडी सरफेस के बाहर बड बनती है और एंडोजीनस बडिंग वो होती है जहाँ पर बॉडी के अंदर बडिंग होती है, यानी बड जो है वो अंदर फॉर्म हो रही है। तो बडिंग भी दो तरीके की है, एंडोजीनस बडिंग एंड एक्सोजीनस बडिंग। तो एक्सोजीनस बडिंग में तो सिंपली क्या होगा कि जो बड है वो बॉडी के बाहर फॉर्म होगी। एंडोजीनस बडिंग जब होती है इसके अंदर एक स्पेशल स्ट्रक्चर फॉर्म होता है विच इज गैमा या जेमा, ठीक है। ये जो जेमा हम प्लांट किंगडम में पढ़कर आए हैं ये उससे डिफरेंट होता है। बेसिकली होता क्या है कि बहुत सारे सेल्स एक एग्रीगेट फॉर्म करते हैं, ठीक है। बहुत सारे सेल्स एक एग्रीगेट को फॉर्म करते हैं। ये जो
ठीक है। तो ये जो है टोटिपोटेंसी को शो करते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो सेल है ये टोटिपोटेंट है। टोटिपोटेंट का मतलब है कि हर एक सेल एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को, यानी एक कंप्लीट न्यू पोरीफेरा के पेरेंट को फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये जो सेल्स हैं ये बेसिकली एक कैविटी में बाइंड अप होते हैं, ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद इसके चारों तरफ एक जिलेटिनस मटेरियल की कवरिंग होती है, ठीक है। तो ये जो है ये बेसिकली एक जिलेटिनस कवरिंग है। इस जिलेटिनस कवरिंग का काम सिर्फ इतना है कि ये अंदर के आर्कियोसाइट्स को डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करता है। डेसिकेशन होता है ड्राइनेस से, ठीक है। तो प्रोटेक्ट फ्रॉम डेसिकेशन, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर एक माउथ की कैविटी प्रेजेंट होती है और इस माउथ की कैविटी को बोला जाता है माइक्रोफाइलम। तो जब कभी भी ये जेमा वाला स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो मान लो ये सबस्ट्रेटम है, ये ओशियन का फ्लोर है। ये जो बेसिकली हमारा जेमा है, जब ये जर्मिनेट करता है तो ये इस तरीके से जाकर गिरेगा कि जो माइक्रोफाइल है ना वो सबस्ट्रेटम में अटैच हो। तो माइक्रोफाइल सबस्ट्रेटम में अटैच होता है, ऊपर इस तरीके से मटके जैसा स्ट्रक्चर हो जाता है, फिर बर्स्ट होकर ये जो सेल्स हैं कंप्लीट ऑर्गेनिज्म को राइज करते हैं। तो जो माइक्रोफाइल है इसका काम क्या है? प्रोवाइडिंग अटैचमेंट टू सबस्ट्रेटम। इसके अलावा प्रोटेक्शन के लिए ये जो जेमा है इसको कोई डैमेज ना हो, ये प्रोटेक्टेड रहे, तो इसमें अलग टाइप के स्केल्स प्रेजेंट होते हैं जो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। और ये जो स्केल्स हैं इन स्केल्स को बोला जाता है मोनोएक्सोनिक स्केल्स या मोनोएक्सोनिक स्पिक्यूल्स, एक ही बात है, ठीक है। तो इस तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन खत्म हो जाती है, फिनिश हो जाती है। जो सेकेंड टाइप बचता है रिप्रोडक्शन का, इट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब जो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, मैंने आपको भी बताया कि पोरीफेरा हर्माफ्रोडाइट है, इनके पास दोनों सेक्स ऑर्गन होते हैं। अब जो फर्टिलाइजेशन है वो अपने में ही ना हो जाए, बिकॉज अगर अपने में होती है तो इनब्रीडिंग डिप्रेशन होती है। फर्टिलाइजेशन तो हम हमेशा ऐसे ही चाहते हैं जो क्रॉस हो, यानी अलग अलग जीन्स की रिकॉम्बिनेशन हो ताकि बेटर वेरिएशन आए, बेटर एवोल्यूशन हो, तो उस चीज को प्रिवेंट किया जा सके। अपने ही सेक्स ऑर्गन्स आपस में फर्टिलाइज ना करें, तो यहाँ पर एक कंडीशन देखने को मिलती है जिसे हम बोलते हैं प्रोटो एंड्रस कंडीशन, ठीक है। प्रोटो एंड्रस का मतलब है कि मेल सेक्स ऑर्गन जो है वो प्रोटो यानी पहले डेवलप हो जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन बाद में डेवलप होता है। तो मेल पहले डेवलप हो गया, वो अपने गैमेट्स को रिलीज कर देगा और किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म के फीमेल गैमेट से जाकर वो फ्यूज कर जाता है, ठीक है। तो बेसिकली प्रोटो एंड्रस की जगह अगर मैं उल्टा बात करूँ तो प्रोटोगाइनस होता है जहाँ पे फीमेल पहले डेवलप हो जाता है, और ये जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रमोट करने की कुछ स्ट्रैटेजी होती है, ठीक है। यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है, यानी कि जो फर्टिलाइजेशन है वो बॉडी के अंदर होगी, लेकिन जो डेवलपमेंट होगी वो डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होगी, ठीक है। तो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इज सीन। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग व्हाट इज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ पर लार्वा फॉर्मेशन की स्टेज आती है। तो यहाँ पे क्या है, लार्वा फॉर्म होता है। जो लार्वा फॉर्म होता है ये बेसिकली दो तरीके का होता है। लार्वा जो है वो होलो भी हो सकता है और जो लार्वा है वो सॉलिड भी हो सकता है। अगर होलो लार्वा फॉर्म होता है तो उसको हम नाम दे देते हैं एम्फीब्लास्टुला, और अगर सॉलिड लार्वा फॉर्म होता है तो उसे हम नाम देते हैं पैरेन्काइमुलम, ठीक है। तो ये जो नाम है ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है आपको लर्न करना, अगर रख सकते हो तो वेरी 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 वेल, नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा फाइलम पोरीफेरा था ये फिनिश हो गया, और ये हमारा पहला फाइलम था एनिमल किंगडम का। गाइस, तो हमारा पहला जो फाइलम है पोरीफेरा वो खत्म हो गया, और अब हम हमारे सेकेंड फाइलम जो एनिमल किंगडम का है उसको स्टार्ट करने वाले हैं, और उसका नाम है फाइलम सिलेंट्रेटा, और अब उसको थोड़ा मॉडर्न डेज में हम नाम बोलते हैं निडेरिया, ठीक है। तो जो फाइलम हमें अब शुरू करना है, इट इज फाइलम सिलेंट्रेटा,
और अब ये ओल्ड नेम है, नया नाम जो है वो बोला जाता है फाइलम निडेरिया। अब देखो इसे फाइलम सिलेंड्रेटा क्यों बोला जाता है? सील मतलब कैविटी, एंटेरोन मतलब एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। तो एंट्रोन का मतलब होता है एलिमेंट्री कैनाल, प्लस में एटा का मतलब है प्रेजेंट, यानी ऐसा फाइलम या ऐसा ग्रुप जहां पर एलिमेंट्री कैनाल से डिराइव कैविटी प्रेजेंट होती है। और अगर आपको ध्यान हो ऐसी कैविटीज को हम सूडो कैविटी बोलते हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये जो फाइलम है इसके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो भी एसिलोमेट होंगे या फिर सूडोसिलोमेट होंगे, उनके पास जो ट्रू सीलोम है वो नहीं होता है, ठीक है। ये जो ऑर्गेनिज्म है फाइलम सिलेंड्रेटा के, ये ऑर्गेनिज्म मोस्टली मरीन होते हैं और ये फ्रेश वाटर में भी मिल सकते हैं। ये ऑर्गेनिज्म सेसाइल भी हो सकते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म है ये फ्री लिविंग भी हो सकते हैं, ठीक है। तो दोनों तरीके की कंडीशन जो है यहाँ पर पॉसिबल है। अब इसके बाद इसकी जो खास बात है वो हम शुरू करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम से। जो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम है फाइलम सिलेंड्रेटा का, ये जो डाइजेस्टिव, अच्छा बाकी यहाँ पर कुछ और बेसिक चीजें भी हम लिख लेते हैं कि जो बॉडी है वो रेडियली सिमेट्रिकल होती है। इसके अलावा टिश्यू ग्रेड ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ पर, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और ये भी डिप्लोब्लास्टिक ही होते हैं, इनके पास भी दो ही लेयर प्रेजेंट, ठीक है। अब ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनकम्प्लीट है। कोई भी डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट जब ही होता है जब एक एंट्री का पॉइंट और एक एग्जिट का पॉइंट हो, यानी कि एक माउथ हो जहां से फूड का इंटेक होगा और एक एनस हो जहां से एक्सपीरिटरी वेट की एग्जिट होगी। लेकिन यहाँ पर सिर्फ ऐसा कुछ प्रेजेंट नहीं है, सिर्फ एक ही सिंगल चीज कैविटी प्रेजेंट होती है जिसे हम बोलते हैं माउथ। तो ये इनकम्प्लीट है, ठीक है। जो डाइजेशन है वो एक्स्ट्रा सेलुलर भी हो सकते हैं, यानी बॉडी के बाहर भी हो सकती है, और इंट्रासेलुलर भी हो सकती है। अब देखो यहाँ पर जो ये डाइजेस्टिव सिस्टम है ये इनकम्प्लीट है, लेकिन इसकी एक बहुत अच्छी खास बात है कि यहाँ पर एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी इज प्रेजेंट, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर हाइड्रा ड्रॉ करूँ, क्योंकि हाइड्रा जो है वो सिलेंड्रेटा का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, तो यहाँ पर देखना हाइड्रा में इस तरीके से जो ये स्ट्रक्चर आपको नजर आता है, ये जो गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है इस कैविटी को हम नाम देते हैं सिलेंट्रोन। तो यहाँ पर ये सिलेंट्रोन प्रेजेंट है, इसलिए नाम जो है वो सिलेंड्रेटा पड़ा। तो ये एक गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी है। इसके ऊपर क्या है, हाइड्रा के क्या होते हैं, टेंटेकल्स होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पर भी जो हाइड्रा के हैं वो टेंटेकल्स होते हैं और ये सबस्ट्रेटम से अटैच होता है, ठीक है। अगर मैं हाइड्रा की बॉडी सरफेस की बात करूँ तो जो हाइड्रा की बॉडी है ना, अगर मान लो ये हाइड्रा की बॉडी है तो इसके ऊपर इसकी भी दो लेयर है, क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है। तो बाहर वाली जो लेयर है इसको हम बोलते हैं गैस्ट्रोडर्मिस, अंदर इसके प्रेजेंट होता है मीजोग्लिया, और जो इनर ये वाली जो लेयर है, बेसिकली ये बाहर वाली नहीं है, ये अंदर वाली लेयर है गैस्ट्रोडर्मिस। क्योंकि गैस्ट्रोडर्मिस क्या होती है, जो इंटरनल लेयर होती है, एलिमेंट्री कैनाल को तो एंडोडर्म में लाइन करती है, तो ये गैस्ट्रोडर्मिस एक्चुअली में एंडोडर्म है, फिर मीजोग्लिया है और फिर बाहर की लेयर है जिसे हम बोलते हैं एपिडर्मिस। तो जो ये बाहर की लेयर है ना, जो आउटर लेयर होगी बॉडी की, इसके ऊपर अलग से कुछ सेल्स प्रेजेंट होते हैं और इन सेल्स को नाम दिया जाता है नीडोसाइट्स, या फिर इन्हें बोला जाता है स्टिंगिंग सेल्स। तो ये जो फाइलम सिलेंड्रेटा है इसका जो नया नाम निडेरिया है वो इसी वजह से पड़ा है क्योंकि इनके पास नीडोब्लास्ट बोल लो या फिर निमेटोसाइट बोल लो, एक ही बात है। निमेटोसाइट, नीडोब्लास्ट, नीडोसाइट, इनका मतलब सिर्फ एक ही है, ऐसे सेल्स जो कि स्टिंगिंग होते हैं, यानी अगर ये किसी की बॉडी पर टच करते हैं तो ये चुभते हैं, ठीक है।
है और चुभती है। अब होता क्या है, एक और मॉडिफिकेशन देखने को मिलती है कि ये जो नीडोसाइट है ना, ये अपनी नीडल को अंदर एनगल्फ करता है। जब ये अंदर एनगल्फ करेगा तो एक बात सोचकर देखो कि सबसे पहले तो ऐसे वी कैविटी बनेगी। जो ये वी कैविटी बनती है, इसमें जो ये वाला जो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये इस तरीके से कोइल्ड होता है, ठीक है। और फिर जो ये पिन पॉइंटेड हेड है वो यहाँ पर जो भी है इस तरीके की शेप में प्रेजेंट हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से पिन पॉइंटेड हेड प्रेजेंट हो जाता है। तो ये दोनों ही जो है बेसिकली नीडोसाइट या नीडोब्लास्ट या निमैटोसाइट है, ये स्टिंगिंग सेल्स है। अब क्या है कि इसको इस पूरे सिलेंड्रेटा की सबसे खास बात यही है कि इस सिलेंड्रेटा के जितने भी जो ऑर्गेनिज्म है इनकी बॉडी के बाहर स्टिंगिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ये जो स्टिंगिंग सेल्स हैं ये इसको 3 फंक्शंस में बहुत इंपॉर्टेंट हेल्प करते हैं। वो 3 फंक्शन क्या है, जैसे ही ये स्टिंगिंग सेल्स रिलीज होते हैं तो एक तो ये प्रे, यानी अगर जिस पर भी इसको अटैक करके अपना नरिशमेंट लेना है, प्रे को अटैक करने के लिए यूज होता है। इसके अलावा ये डिफेंस के लिए भी यूज होता है, डिफेंस बोलो या प्रोटेक्शन बोलो, और ये एंकरेज के लिए भी यूज होता है। यानी अगर इन्हें किसी भी सबस्ट्रेटम पे अटैच होना है तो इन्हीं नेमाटोसाइट्स यानी इन स्टिंगिंग सेल्स की हेल्प से ये वहाँ पर अटैच हो जाते हैं। तो ये जो है ये नेमाटोसाइट्स का फंक्शन है और ये इसका रोल है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें ये है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही इसकी नेमाटोसाइट्स है, ठीक है। ये जो नेमाटोसाइट्स हैं ये यहाँ पर टेंटिकल्स पर भी प्रेजेंट हो सकते हैं और बॉडी सरफेस पे भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो ये जो नेमाटोसाइट है ये इस तरीके से हर जगह प्रेजेंट हो सकते हैं, टेंटिकल्स पर भी और बॉडी सरफेस पर भी। अब जो ये हमारे पास सिलेंड्रेटा है या जो ये हमारे पास निडेरिया ग्रुप है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स कॉलोनी फॉर्म करते हैं। ऑब्वियसली बात है, जहाँ पर भी कोई ऑर्गेनिज्म जो है कोई अकेला तो रहेगा नहीं, पूरी अपनी पॉपुलेशन के साथ रहेगा। तो जब वो अपनी पॉपुलेशन के साथ रहते हैं तो वो एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं और उस कॉलोनी को हम नाम देते हैं ज़ोइड्स, ठीक है। तो कॉलोनी ऑफ निडेरिया इज नोन एज ज़ोइड्स। ये जो ज़ोइड्स कॉलोनी है ना, ये पॉलीमॉर्फिज्म शो करती है। क्या शो करती है? पॉलीमॉर्फिज्म। अब तो आपको ये पॉलीमॉर्फिज्म वर्ड का मतलब समझ आ गया होगा। पॉली यानी मैनी, मॉर्फ यानी शेप। तो अलग अलग तरीके की यहाँ पर मतलब पॉपुलेशन में 2 अलग टाइप से वैरायटी देखने को मिलती है। एक ग्रुप होता है पॉलिप और एक ग्रुप है मेड्यूसा। निडेरिया की या ज़ोइड्स की जो एसेक्सुअली अराइज्ड फॉर्म है वो होती है पॉलिप, और जो सेक्सुअली अराइज्ड फॉर्म है वो होती है मेड्यूसा। जो पॉलिप है इसका जो स्ट्रक्चर है वो सिलेंड्रिकल होता है, लेकिन जो मेड्यूसा है इसका जो स्ट्रक्चर है वो अम्ब्रेला शेप होता है। यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो सेसाइल है, मूव नहीं कर सकता, और यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है वो फ्री लिविंग है। पॉलिप का एग्जाम्पल है हाइड्रा और मेड्यूसा का एग्जाम्पल है जेलीफिश, जिसे हम साइंटिफिक नेम में, मैं यहाँ पर लिख नहीं रही हूँ, साइंटिफिक नेम हम इसका अमेलिया बोलते हैं, ठीक है। अब देखो आपसे सीधा पॉलिप और मेड्यूसा में डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो ये हमने 3-4 पॉइंट्स में डिफरेंस भी इसका कवर कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये 2 फॉर्म्स देखने को मिलती है, पॉलिप और मेड्यूसा। और जैसा कि आपको पता है जहाँ कहीं भी हमें किसी ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में अलग अलग फॉर्म्स देखने को मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन। तो यहाँ पर भी ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन होता है, लेकिन क्योंकि हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं और स्पेशली इसको हम एक अलग नाम दे देते हैं और हम इसे बोलते हैं मेटाजेनेसिस, ठीक है। मेटाजेनेसिस जो टर्म है वो एनसीईआरटी में मेंशन है और ये ऑल्टरनेशन ऑफ जेनरेशन के लिए हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो ये पॉलिप है ना, ये एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं और वो जो कॉलोनी बनती है उसके ऊपर भी कैल्शियम कार्बोनेट की बेसिकली एक्सोस्केलेटन होता है। तो देखो ये बेसिकली सिलेंड्रेटा की जो कॉलोनी है उसको ज़ोइड्स बोला, उसके अंदर 2 तरीके के ऑर्गेनिज्म है, पॉलिप और मेड्यूसा। तो पॉलिप भी तो अकेला नहीं होगा ना, पॉलिप की भी एक कॉलोनी होगी, मेड्यूसा की भी एक कॉलोनी होगी। तो द कॉलोनी ऑफ
एक्सोस्केलेटन मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो ऐसी कॉलोनी पॉलिप की जो कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बनी है उन्हें हम नाम देते हैं कोरल्स, ठीक है। और ये जो कोरल्स हैं ये इकोसिस्टम का बहुत ही इम्पोर्टेंट एक बोल सकते हैं ग्रुप है। और ये जो कोरल्स में प्रॉब्लम आती है ना, बेसिकली जो पोल्यूशन होता है वाटर पोल्यूशन का, वो इस कोरल्स को ही रिफ्लेक्ट करता है। एक कोरल का मैं यहाँ एग्जाम्पल लिख रही हूँ जिसका नाम है ग्रेट बैरियर रीफ। ये दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कोरल है, दिस इज द लार्जेस्ट कोरल ऑफ द वर्ल्ड। और ये जो लार्जेस्ट कोरल है ना, इसने ऑस्ट्रेलिया को 3 साइड से, मतलब ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्टिनेंट है बेसिकली उसके तीनों साइड से ये वाला जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये उसको कवर करता है। तो सोचो इतना लार्ज साइज है इसका, ठीक है। तो हमने देखा कि पॉलिप की जो कॉलोनी है वो अपने ऊपर कैल्शियम कार्बोनेट का एक एक्सोस्केलेटन फॉर्म करके और कॉलोनी बन जाती है कोरल्स। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो यूनिसेक्सुअल भी मिलते हैं और बाइसेक्सुअल भी मिलते हैं। तो इसका मतलब है कि जो रिप्रोडक्शन है वो सेक्सुअल भी होगी, एसेक्सुअल भी होगी, ठीक है। तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो नॉर्मल गैमीट फ्यूजन से होती है, जब भी गैमेटिक फ्यूजन होगा। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो फ्रेगमेंटेशन या बडिंग से भी हो सकती है, ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन या बडिंग दोनों से हो सकती है। इसके अलावा यहाँ पर जो फर्टिलाइजेशन है वो एक्सटर्नल होती है यानी बॉडी के बाहर होती है, और इनडायरेक्ट है, इसका मतलब फिर से जो है लार्वा फॉर्म होगा, ठीक है। अब देखो ये इसके साथ हमारा जो सिलेंट्रेटा था वो खत्म हो जाता है। सिलेंट्रेटा में जब आप अपने नोट से पढ़ोगे, देखो जब मैं ये बोलती हूँ ना कि क्लास पढ़ो, उसका मतलब ये नहीं है कि जो मैंने यहाँ कराया वो पढ़ना है। यहाँ पर मैं आपको सिर्फ समझा रही हूँ, मैं आपके नोट्स प्रिपेयर नहीं करा रही हूँ। जब आप प्रिंटेड नोट से पढ़ते हो वो चीज़ है कि आपने क्लास को पढ़ा, क्योंकि वहाँ से आप लैंग्वेज प्रिपेयर करो। बोर्ड्स में आपको लैंग्वेज लिख कर आनी है, वो ये नहीं बोलेंगे कि खड़े हो जाओ और एक्सप्लेन करो सिलेंट्रेटा, नहीं, वहाँ आपको लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज आती है तो नॉलेज शो होगी, नहीं तो नहीं होगी, ठीक है। तो आपको नोट से पढ़ना जरूरी है और आप नोट से पढ़ो। इसके लिए मैं आज आपको एक होमवर्क दे रही हूँ कि जो ये सिलेंट्रेटा है इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं वो आपको लर्न करने हैं। जैसे एक एग्जाम्पल आएगा पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, तो पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर सिलेंट्रेटा के किस मेंबर को बोला जाता है? तो एग्जाम्पल है फाइसेलिया, ठीक है। इसी तरीके से सी पेन किसको बोला जाता है, रेड कोलर किसको बोला जाता है, ब्रेन कोरल किसको बोला जाता है। तो ये एग्जाम्पल्स आपके नोट्स में मेंशन है, एनसीईआरटी में भी मेंशन है, वो आपको लर्न करने क्योंकि वो 1 मार्क में जरूर पूछे जा सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो सेकंड ग्रुप है सिलेंट्रेटा या निडेरिया वो भी खत्म होता है। और आज की क्लास के लिए हम यही 2 ग्रुप रखते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम हमारे थर्ड ग्रुप के साथ शुरुआत करेंगे। ओके, सो थैंक यू एंड टेक केयर। कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ लेना और इसको प्लीज साथ के साथ पढ़ते जाओ।